अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर हम कैम्ब्रिज ओ लेवल का कर रहे हैं। और उसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हमने पास पेपर सॉल्व करने हैं। लास्ट कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी, उसमें फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट के 2024 तक के जितने क्वेश्चंस थे उन सबको मैंने सॉल्व कर लिया था। अब उसके बाद फिर मैंने मोशंस टॉपिक मोशन स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने एमसीक्यूज को सबको सॉल्व कर लिया और उसके बाद हम उसके न्यूमेरिकल की तरफ आ गए थे, विच इज पेपर नंबर 2। और उस पेपर नंबर 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व कर लिया था। अब इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड की बात करेंगे, यानी 9, 10 एक्सेट्रा, राइट। तो हम अपनी डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ जाते हैं और स्क्रीन की तरफ जाने के लिए हम हम डायरेक्ट स्क्रीन की तरफ चले गए, राइट। अच्छा जी, अब आपके पास जो सवाल आ रहा है वो सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 9 का। इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम ये कहते हैं देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, राइट। एक एस्ट्रोनॉट है जिसने दो चीजें की। एक तो ये किया उसने कि उसने एक फेदर लिया और फेदर और हैमर को दोनों एक साथ एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया, ऊपर से दोनों नीचे आ रहे हैं। दुनिया के अंदर तो ये होता है कि आपने एक फेदर लिया, एक हैमर लिया, दोनों को एक साथ ही छोड़ा तो फेदर आराम से आता है और हैमर तो धड़ाम करके किसी के सर पे गिरेगा। तो मून पे ऐसा नहीं होता। ये सवाल ये करते हैं कि मून पे ऐसा क्यों नहीं होता, और इसके अलावा मून पे जो ग्रेविटी है वो है 1.6 और दुनिया में जो ग्रेविटी है वो है 10। इसका असर क्या होगा? अब सवाल नंबर पहला देखिएगा, पार्ट नंबर 1। द वेट ऑफ द हैमर इज मच लार्जर देन द फेदर। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ देयर वेट। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ देयर वेट एंड मास व्हाई द एक्सेलरेशन आर इक्वल। एक्सेलरेशन इक्वल क्यों है भाई? दुनिया के अंदर तो तेजी आ जाती है, बट वहां पे क्यों, ऐसा क्यों? दूसरा, both the feather and the hammer take 1.5 सेकेंड टू फॉल ऑन द ग्राउंड फ्रॉम रेस्ट। यानी जब हमने ऊपर से दोनों को एक साथ छोड़ा तो फेदर और हैमर दोनों एक ही वक्त के अंदर नीचे आए। याद रखिएगा वहां पे है वैक्यूम, राइट। अब इन दो चीजों को हमें आंसर करना है और यहाँ पे आपको ये कहते हैं कि अगर एक ही साथ दोनों नीचे आए तो जब ये नीचे आए पार्ट A1 के अंदर, जब वो नीचे आया तो उसकी स्पीड रफ्तार कितनी थी, और आपको स्पीड टाइम ग्राफ बना के देना है जबकि उसका टाइम कितना हो, t इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड्स हो, राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर ए की पार्ट ए की तरफ आते हैं और पार्ट ए के अंदर हमने ये समझाया कि भाई देखिएगा ऊपर से नीचे आने वाली जो फोर्स है वो डाउनवर्ड जो फोर्स है वो है उसका वेट, राइट। और वेट है किसका? फ्री फॉल का। और फ्री फॉल का जो वेट है, वेट का अपना फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg। और हम क्या ये कह सकते हैं कि W इज डिवाइडिंग बाय m इज इक्वल टू g। यानी यहां से हमें ये समझ में आता है कि भाई g जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, राइट। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। वेट यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, जो कि उसका क्या कांस्टेंट हो जाता है भाई साहब? ग्रेविटी उसकी कांस्टेंट हो जाती है। इट शोज दैट लार्जर फोर्स एक्ट ऑन अ मोर मासिव बॉडी बट द एक्सीलरेशन रिमेन कांस्टेंट। ज्यादा फोर्स तो लगेगी, हैमर पे ज्यादा फोर्स तो लग रही है, मगर एक्सीलरेशन उसकी सेम है, राइट। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। आपको ये कह रहे थे पार्ट बी के अंदर, पहले पार्ट के अंदर, कि भाई एक्सीलरेशन आपको बता दी 1.6 है, तो अब आप उसकी फाइनल वेलोसिटी बताएं जिससे वो नीचे गिरेगा। इनिशियली हमें पता है कि वो रेस्ट में था, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम उसको कितना लगा? 1.5 सेकंड लगा। जब हमने सॉल्व किया तो पता चला कि इसकी जो रफ्तार थी वो थी 2.4 मीटर पर सेकंड। अब आपको तीसरे वाले पार्ट के अंदर ये कहते थे बी के, आपको तीसरे वाले पार्ट के अंदर ये कहते थे बी के भाई आप हमें तीसरे वाले पार्ट के अंदर बी के अंदर ये कहते थे कि आप ग्राफ बना के बताएं। तो हम ग्राफ बना देते हैं। जरा देखिएगा ये सवाल आ गया और इसके अंदर हम सी की पार्ट की तरफ आते हैं, राइट। इस सी पार्ट के अंदर पहला जो हमारे पास हिस्सा है वो ये है कि आपके पास जो रफ्तार है ना वो फाइनली कितनी रफ्तार है भाई साहब? 2.4 मीटर पर सेकंड, और उसको कितना टाइम लगा आने के अंदर? 1.5 लगा। तो आपने यहाँ पे 2.5 की हाइट पे 1.5 टाइम की एक्सिस पे यहाँ पे आपने एक डॉट लगाया और एक स्ट्रेट लाइन खींच दी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पे जो है वो कांस्टेंट है। इसकी वजह से, क्योंकि नेट फोर्सेस अल्टीमेटली जीरो हो गए, जितने ऊपर की फोर्सेस उतनी नीचे की फोर्सेस, तो इसकी वजह से जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो इंक्रीमेंट जो भी आया है स्पीड का वो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, राइट, थ्रू आउट। अगर हमें इसका एरिया, हमें ये हाइट निकालनी है कि कितनी ऊंचाई से फेंका गया था,
जिसको ऊपर से नीचे आने के अंदर कितना टाइम लगा, 1.5 सेकंड का टाइम लगा। तो हम सिंपल हाइट यानी डिस्टेंस निकालना जब भी आपके पास हो और अगर आपके पास ग्राफ मौजूद है तो एरिया अंडर द कर्व, सिंपल आपने कहा कि भाई हाइट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास किसके बराबर है, 1.5 के बराबर, और इसकी जो हाइट है वो किसके बराबर है भाई, 2.4 के बराबर। तो हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को सॉल्व किया और यहाँ से हमारे पास इसकी लेंथ आ गई कितनी, 1.8 मीटर की। अगर ऊंचाई से अगर आपने एक फेदर और हैमर को फेंका तो उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, 1.5 सेकंड का टाइम लगेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 तमाम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको ये कहते हैं, शोज पार्ट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन एथलीट इन अ रेस। एक रेस के अंदर एक एथलीट भाग रहा है और उसका स्पीड टाइम ग्राफ आपको दे दिया। अच्छा, जो रीडिंग फिलहाल मेरे पास इस ग्राफ के अंदर मौजूद है, मुझे पता है कि टाइम 0 से स्टार्ट होगा, यानी टाइम भी 0 स्पीड भी 0 से स्टार्ट होते 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 जब वो 2 सेकंड तक पहुंचता है ना, तो उसकी रफ्तार 8 और 10 के बीच में है। और ये क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसकी स्पीड जो थी वो कंटिन्यूसली सेम इंटरवल से इंक्रीज कर रही थी, राइट। अब आपको क्या कहते हैं, सवाल थोड़ा सा बड़ा है। इसके अंदर आपको ये कहते हैं, ड्यूरिंग द रेस द एक्सेलरेशन ऑफ द एथलीट इज यूनिफॉर्म इन द फर्स्ट 2 सेकंड, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है। स्टेट द ग्राफ शो द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। आपको ये बताने कि ये जो ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म कैसे आ रही है, एक बात। दूसरे पार्ट के अंदर, पार्ट बी के अंदर, डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द एथलीट इन फर्स्ट 2 सेकंड। याद रखिएगा, जब भी आपको ये डिस्टेंस मांगेगा तो आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए एंड बी को सॉल्व करते हैं, राइट। हमने पार्ट ए को लिया और कहा कि भाई कांस्टेंट ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर समझाया है। ग्रेडियंट यानी आपको एक स्लोप बनाना होता है, उसके अंदर 2 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने होते हैं। जब आप ये कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। इसका जो ग्रेडियंट है ना वो कांस्टेंट होगा। इससे हमें पता चलता है जो एक्सेलरेशन है ये क्या है भाई, यूनिफॉर्म है, राइट। और वो ग्राफ के अंदर आपको नजर भी आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई कर्व नहीं है। दूसरे पार्ट के अंदर आपको कहते थे एरिया अंडर द कर्व निकालें, डिस्टेंस निकालें। तो एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला लगा है, ट्राइंगल है, एरिया अंडर द ग्राफ इज हाफ बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास कितनी मौजूद थी देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो बेस मौजूद थी, हमारे पास यहाँ पे जो उसकी बेस मौजूद थी वो कितनी थी, ओके। हमारे पास यहाँ पे जो इसकी बेस थी वो कितनी थी, 2, और हाइट इसकी कितनी थी, तकरीबन 9 के दरमियान, राइट। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है। तो हमने यहाँ पे 2 और 9 इसकी बेस और हाइट को ले लिया, तो यहाँ पे आपकी आ गई बेस इज 2 और हाइट आपकी आ गई 9। इसको हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर अल्टीमेटली आएगा 9, क्योंकि यहाँ पे हाफ है, याद रखेगा ये हाफ है। अब हमने पार्ट ए और बी सॉल्व कर लिया, अब हम पार्ट सी की तरफ आते हैं, राइट। अब पार्ट सी की तरफ जब हम आते हैं तो सी के अंदर आपको ये कहता है कि सर आप बहुत सारी चीजें निकाल के दें, आप बहुत सारी चीजें निकाल के दें, और वो क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर अब हम सी के अंदर आ गए, राइट। अब हमने सी की बात की और सी के अंदर हमें ये कहता है कि भाई ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द रेस, बाकी रेस के हिस्से के अंदर, फ्रॉम 2 to 5.5 सेकेंड द एक्सीलरेशन ऑफ द एथलीट डिक्रीज। 2 सेकंड से लेके 5.5 सेकंड तक अब उसकी रफ एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। याद रखिएगा, स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। उसके बाद जब उसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है, यानी एट 5.5 द एथलीट रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 5.5 सेकंड का हुआ तब उसकी मैक्सिमम रफ्तार आ गई, जो कि 12 थी। उसके बाद जब घड़ी आगे बढ़ी 5.5 सेकंड से 8 सेकंड की तरफ हम आए, तो अब उसकी एथलीट की जो स्पीड थी वो कितनी ही रही, उसकी एथलीट की स्पीड रही 12 मीटर पर सेकंड ही। फिर 8 सेकंड के बाद 11 सेकंड जब हुए, तब जो एथलीट था उसकी डी एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, और डी एक्सेलरेशन होते 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 उसकी रफ्तार कितनी हो गई, 10 हो गई। ये सारी चीजों को आपको स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर बनाना है, तो हम 1 बाय 1 सारी चीजों को करते हैं, राइट। सबसे पहले था कि 2 से लेके 5 तक उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एथलीट का डिक्रीज करेगा। तो जरा देखिएगा, हमने यहाँ पे कहा कि भाई ये 2.5 से 2.5 यानी 2 सेकंड्स के बाद से लेके यहां तक उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा, ये जब भी आपको कोई ऐसा स्लोप नजर आएगा ना जिसके अंदर अल्टीमेटली आप ये देख सकते हैं कि ये स्लोप गिर रहा है, यानी डाउनफॉल के अंदर है, तो उसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बनाता भी हूं, अगर आपके पास कोई ऐसा स्लोप आ रहा है इसका मतलब डी एक्सेलरेशन, और अगर कोई आपके पास ऐसा स्लोप आ रहा है तो उसका मतलब ये एक्सेलरेशन है। तो अल्टीमेटली उस ऑब्जेक्ट के अंदर डी एक्सेलरेशन हुआ, जो कि यहाँ पे आपको नजर भी आ गया, राइट। अब डी एक्सेलरेशन कहां से कहां तक हो रहा था, ये थोड़ा सा मसला कर रहा है। डी एक्सेलरेशन हमारे पास कहां से कहां तक हो रहा था, डी एक्सेलरेशन हमारे पास हो रहा था
फ्रॉम 2 टू 5.5 सेकेंड, 2 से 5.5 सेकेंड के अंदर हमारे पास इसका डी एक्सेलरेशन हो रहा था, जो कि हमारे पास यहाँ पे आ गया, जो कि आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। जरा देखिएगा, हमारे पास 2 से लेके 5.5 तक इसका डी एक्सेलरेशन हुआ, जो कि इस ग्राफ के अंदर आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, राइट। उसके बाद हमने क्या कहा, उसके बाद हमने ये कहा कि डी एक्सेलरेशन हो गया। डी एक्सेलरेशन के बाद 5.5 सेकंड के बाद 5.5 सेकंड से लेके उसकी रफ्तार जो थी वो कितनी हो गई, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई, एक बात। और 5.5 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक एथलीट ने ट्रैवल किया उतनी ही रफ्तार से, कितना, 12 मीटर पर सेकंड। यानी 5.5 से 8 सेकंड तक हमारे पास जो रफ्तार रहेगी, देखिएगा ये 5.5 से 8 सेकंड तक हमारे पास जो रफ्तार रहेगी वो कितनी है यहाँ पे, वो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 12। और यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास इसकी रफ्तार जो है वो 12 आ रही है, राइट। इसकी स्पीड हमारे पास आ गई 12। इस फेज के अंदर ये हुआ डी एक्सेलरेट, शॉर्ट के अंदर लिखा है। इस फेज के अंदर हुआ था वो एक्सेलरेट, राइट। यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद हमें ये पता था कि 8 सेकंड जब हो जाएंगे तो 8 सेकंड के बाद अब उसके अंदर डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं 8 सेकंड के बाद क्या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। 8 सेकंड के बाद डी एक्सेलरेशन, अच्छा जी, 8 सेकंड से लेके 11 सेकंड तक एथलीट डी एक्सेलरेशन होगा और अल्टीमेटली उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी सर, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, राइट। कंप्लीट द टाइम ग्राफ फॉर द टाइम बिटवीन दिस टू दिस। अब 10 सेकंड उसकी जो रफ्तार थी वो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। कब, जबकि टाइम था 8 सेकंड से लेके 11 सेकंड तक का। तो हम अपने ग्राफ के अंदर भी देख लेते हैं कि देखिएगा ये 8 सेकंड पे हम मौजूद हैं और जब 11 सेकंड हुआ तो उसकी रफ्तार डी एक्सेलरेट होते 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 कहाँ तक आ गया, वो 10 तक आ गया, जो कि यहाँ पे बना हुआ भी है। अगर मैं इसको और ज़्यादा ड्रॉ करूँ तो इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट अल्टीमेटली 10 की तरफ जा रहा है। तो इसकी मदद से आपने ये ग्राफ तो बना लिया, या आपने इसकी मदद से ग्राफ बना लिया। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा है। एक है बस जो कि ट्रैवल कर रही है और उसकी जो स्टार्टिंग के अंदर टाइम था वो t0 था। उसके बाद वो ट्रैवल करती गई एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर अंटिल इट्स रीच सेकंड बस स्टॉप, वो दूसरे बस स्टॉप की तरफ चली गई। फिगर नंबर 7.1 इज शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द बस बिटवीन t0 से लेके t60 तक। t0 से लेके t60 तक हमारे पास आ गया ये वाला टाइम ग्राफ, राइट। हम देख लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते कि नजर आ जाए। अब जरा देखिएगा, हमारे पास टाइम 0 था, टाइम 0 से कहानी चली 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 और हमारे पास ये कहानी आ रही है 60 तक। और उसके बाद हमारे पास जो सवाल था उस सवाल के अंदर हमें ये क्या कहते हैं कि हमारे पास जो ये गाड़ी है, बस है, ये t0 से लेके t60 तक गई है। t0 से लेके t60 देख लेते हैं, t0 से लेके t60 तक गई है, सही है। और उसके अंदर हमसे क्या कहते हैं, हमसे क्या क्या कहते हैं देखते हैं। The road on which the bus is traveling is straight except for the short curve. Curve section छोटा सा होगा मगर वो एक कर्व सेक्शन आएगा। उसके बाद the bus travel around the circular curve, कहां से कहां तक, जब t होगा 21 से लेके 24 सेकेंड तक। यानी 21, देखिए मैंने यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है। 21 से लेके 24 सेकेंड तक हल्का सा कर्व आएगा, राइट, सही है, ये कर्व आ गया। उसके बाद हमसे कहते क्या है, डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ द बस बिटवीन t0 से लेके t10 तक। जरा देखिएगा t0 से लेके t10 तक, इस केस के अंदर बस का मोशन क्या होगा, डिफर फ्रॉम इट्स मोशन फ्रॉम t35 से लेके t40 तक। 35 से लेके 40 तक, जरा देखिएगा, ये आ गया 35 और ये आ गया 40। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये है एक्सेलरेशन और भाई ये है डी एक्सेलरेशन, सिंपल। तो ये हमें पहले पार्ट के अंदर हमें आंसर करना है कि भाई 0 से लेके टाइम 0 से लेके 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन है, टाइम 35 से लेके 40 सेकंड तक हमारे पास डी एक्सेलरेशन है। ये हमने यहाँ पे कह दिया, हमने यहाँ पे ये कह दिया, जरा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे ये कह दिया कि भाई जब हमारे पास t0 से लेके t10 तक जा रहे हैं तब हमारे पास एक्सेलरेशन है, और जब डी एक्सेलरेशन हो रही है कब, तब 35 से लेके 40 सेकंड तक तब हमारे पास डी एक्सेलरेशन हो रही है। और एक्सेलरेशन इज लेस इन मैग्नीट्यूड एंड डी एक्सेलरेशन बहुत जल्दी हो रही है। जल्दी का मतलब अचानक से डिप आएगा,
अगर बहुत कर्व है, यानी बहुत ज्यादा गहरी आर्च है, तो उसको हम कहते हैं कोई डी एक्सिलरेट हो रहा है या कोई एक्सिलरेट हो रहा है, राइट। तो ये चीज हमने कर ली। इसके बाद हम आए ऊपर ही, अगेन हमने ये दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया और अब हम आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। बी बी हमें ये कहते हैं कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ द बस हमें बताए जब टाइम कितना हो जाए, 60 सेकेंड हो जाए, और एवरेज स्पीड बताइएगा बस की। सही है। बी के अंदर दो पार्ट है, मैक्सिमम स्पीड। जरा देखिएगा, हमारे पास जो मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है। मैक्सिमम स्पीड हमें कैसे पता चलेगी? हमें दो पॉइंट चूज करने पड़ेंगे। एक हमने पॉइंट चूज किया है 1060 और दूसरा चूज किया है 35 360। इसको हम ग्राफ पे देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पे ये मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट किए हैं। एक हमारे पास पॉइंट है ये रहा, जो कि मैंने रेड से मार्क किया, और दूसरा हमारे पास ये रहा। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, यहां से लेके यहां तक की स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर है 10 और वाई एक्सिस के अंदर है 60। और अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास आ रहा है 50 और 35, और हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर आ रहा है 360। तो इसकी वजह से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम, क्या हमने मैक्सिमम स्पीड कितनी निकाली। अगेन 360 माइनस, देखिए यहाँ पे ये 360 था, 360 में से 60 निकलेगा, 35 में से 10 निकलेगा। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 12 मीटर पर सेकंड। ये है इसकी मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि उसके बाद फिर वो जाके स्लो करेगा नहीं, यानी उसकी स्पीड के अंदर फर्क आएगा। फिर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड तो बहुत ही सिंपल है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें ग्राफ ही से पता चला था कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया था। बस ने 390 मीटर्स का कवर किया था, और उसको कितना टाइम लगा था? 40 सेकंड्स का टाइम लगा था। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर ये वाला पॉइंट आपको क्या बताता है कि 390 है, और उसको पहुंचने में कितना टाइम लगा था सर? इसको पहुंचने में टाइम हमें लगा था 60 का। तो इसकी वजह से टोटल डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टोटल टाइम जब हम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहां तक हो गई एक बात। अब उसके बाद पार्ट सी, वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन एंड द वेक्टर क्वांटिटी वेयर इज स्पीड हैज नो डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी। जब भी आपको कोई ऐसे सवाल मिले ना जिसके अंदर स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान फर्क बताना हो और 1 मार्क्स का हो, तो उसको कभी मत छोड़िएगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके अंदर हमें डायरेक्शन चाहिए। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, राइट। उसके बाद हम आगे चले आते हैं। उसके अंदर जरा देखिएगा, ये हमारे पास कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स थी। अब ये फिलिंग द ब्लैंक्स क्या थी, इसको हम सवाल से पढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे ये आपको कहता है कि देर आर 3 पीरियड्स, 3 अलग अलग पीरियड्स हैं, ड्यूरेशंस हैं ड्यूरिंग 60 सेकेंड टोटल टाइम के अंदर, जहां पे देर आर नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बस। नॉन जीरो रिजल्टिंग फोर्स, यानी कोई ना कोई रिजल्टेंट होगा, अचानक से शिफ्ट चेंज आया होगा, तो उसको हम कहते हैं नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स। कंप्लीट द स्टेटमेंट टू इंडिकेट दीज 3 टाइम पीरियड्स एंड स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यानी ये टाइम कौन सा था और कहां से कहां तक का टाइम था और कौन सी फोर्स थी। ये 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको आपको करना होगा। इसके लिए हम डायरेक्ट इन फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ आते हैं, और हमें ये देखा कि भाई 0 से लेके जब टी टाइम 10 सेकंड तक होता है तब बस एक्सेलरेट कर रही है, तो इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है, नॉन जीरो रिजल्टेंट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है। सवाल ही के अंदर आपको बताया था कि 21 सेकंड से लेके 24 सेकंड तक हल्का सा टर्न आया है, तो जब भी टर्न आएगा तो उसका मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। टर्न जैसे गाड़ी करेगी तो परपेंडिकुलर फोर्सेस हो जाएगी, जो कि यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद तीसरी कब चेंज आया, जब आपके पास टाइम जो है वो टाइम बढ़ के कितना हो गया, 35 सेकंड से लेके 40 सेकंड तक जब हम गए, तब बस की रफ्तार कम होगी और उसका ग्रेडियंट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये तीसरा टाइम था जिसके अंदर हमने कहा कि अब रफ्तार बस की कम हो रही है, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी उसकी स्पीड स्लो हो रही है, राइट। अब हम पार्ट डी के 1 और 2 की तरफ आते हैं, जो कि ये रहे। सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल के अंदर हमें ये कहते हैं, ड्यूरिंग द जर्नी द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द बस। जाहिर बात है, दुनिया के अंदर ये बस चल रही है तो एयर रेजिस्टेंस तो होगी। स्टेट व्हाई द एयर रेजिस्टेंस चेंज ड्यूरिंग द जर्नी। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास वेलोसिटी आएगी, जितनी हमारे पास वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी बस के अंदर, उतनी ही उसके अंदर रेजिस्टेंस भी आएगी, एक बात। दूसरी, फिगर नंबर 7.1 के अंदर आपको यह मार्क करके देना है विद लेटर एम, जहां पे एयर रेजिस्टेंस आपकी मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब जहां पे आपकी स्पीड में ज्यादा चेंज आया, वहीं पे आपके पास एम मार्क होगा, क्योंकि वहीं पे आपके पास एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो हम इसको देख लेते हैं। हमने कहा यही बात, सिंस द एयर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द बस,
सो हेंस द स्पीड ऑफ द बस चेंज, उसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस चेंज आएगी। और सवाल के अंदर दोस्तों मेंशन था कि बस ने अपनी रफ्तार या थोड़ा सा बहुत टर्न लिया है। टर्न कहां से कहां तक लिया था? उसने लिया था ये 21 सेकंड से लेके 24 सेकंड तक। इसी के दरमियान हमें यहाँ पे ये चेक लगाना है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ भी है, और हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया M, राइट। और यहीं पे हमारे सवाल खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, मुझे इसका प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। इट्स नंबर है 0332 3100 896। और जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो है ali.dawoddi52@gmail.com, राइट। आप मुझसे इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।